सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल का जलसा पीडीएम ऑपोजिशन की मुश्तरका जमातों का जलसा, और हुकूमत इस जलसे को रुकवाना चाहती है। और हुकूमत के पास जवाब यह है कि पाकिस्तान में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ और जानलेवा लहर साबित हो रही है। और इसमें कोई शक नहीं, जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से, तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आपके सामने एक माह पहले और एक माह बाद, यानी आज के इन दिनों में और अक्टूबर के इन दिनों में क्या फ़र्क था, सबसे पहले वो फ़र्क आपके सामने रखते हैं ताकि एक पिक्चर क्लियर हो कि वाकई हालात बिगड़े हैं इस एक माह में या हुकूमत झूठ बोल रही है। 24 अक्टूबर 2020 कोरोना केसेस की तादाद 847 सामने आई और अमवात हुई 12, जबकि 24 नवंबर 2020 यानी एक माह के बाद एक दिन में 2954 केसेस सामने आए, जबकि 24 अक्टूबर को 847 केसेस सामने आए थे और अमवात 12 के बजाय 48 सामने आई। 25 अक्टूबर 2020 कोरोना के 832 केसेस सामने आए और 9 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि एक माह के बाद 25 नवंबर 2020 को कोरोना के 3009 केसेस सामने आए 832 से बढ़कर, और अमवात 9 से बढ़कर 59 रिकॉर्ड की गई। 26 अक्टूबर 2020 को कोरोना केसेस की तादाद थी 707 और अमवात हुई 3, जबकि ठीक एक माह के बाद 26 नवंबर 2020 तादाद 707 से बढ़कर 3306 हो गई और अमवात 3 से बढ़कर 40 हो गई। 27 अक्टूबर कोरोना केसेस सामने आए 773 और अमवात रिकॉर्ड की गई 6, जबकि ठीक एक माह के बाद 27 नवंबर कोरोना केसेस 773 से बढ़कर 3113 तक पहुंच गए और अमवात 6 से बढ़कर 54 तक पहुंच गई। ये सबसे ज्यादा फिगर थी गुज़श्ता एक माह में और आज के दिन तक। 28 नवंबर यानी कल के आज सुबह तक 24 घंटे की अपडेट आती है एनसीओसी की। आज सुबह तक 28 अक्टूबर को कोरोना केसेस 825 सामने आए और अमवात थी 14, जबकि 28 नवंबर यानी कल के दिन 24 घंटे में ठीक एक माह के बाद केसेस 825 से बढ़कर 3045 और अमवात 14 से बढ़कर 45 हो गई। तो आज 29 नवंबर है, आज की अपडेट कल सुबह आएगी तो कमोबेश इससे कम नहीं होगी तादाद, तकरीबन इससे बढ़ती हुई नजर आ। ये तो सूरत हाल है जो दिखा रही है कि इसमें हुकूमत भले रुकवाना चाहती है ऑपोजिशन का जलसा। हुकूमत को जलसे पसंद नहीं है ऑपोजिशन के, इसमें अपनी जगह भी एक हकीकत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है। अब ऑपोजिशन जब ये शुरू हुआ कोरोना पाकिस्तान में, तो ऑपोजिशन की वो जमातें जो कल जलसा करना चाहती हैं, ये जब वबा शुरू हुई तो हुकूमत पर क्या ताबड़तोड़ हमले करती थी कोरोना को ना संभालने पर। ये दिखाएं जी। उस वक्त ये दोनों हाथ सर पर रखकर हुकूमत को दुआएं दे रहे थे कि हुकूमत इस वबा को रोकने में नाकाम जा रही है। आज जब ये वबा दूसरी बार सर उठा रही है तो ये हुकूमत की मानना तो एक तरफ, ये पाकिस्तान के अवाम का भी ख्याल नहीं कर पा रही ऑपोजिशन कि जब बड़े बड़े जलसे करेंगे आप, बड़े जलसे, छोटी तकरीबात, सियासी महफिलें, गैदरिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो अपनी जगह पे एक हकीकत है और होनी चाहिए, लेकिन जब आप बड़े जलसे करेंगे तो उसका नुकसान कैसे नहीं होगा, एक सवाल है। बहरहाल मेरे साथ जो 4 शख्सियात मौजूद हैं, हम मोहसिन बेग साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ। अली हैदर गिलानी साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे। और कल का जलसा ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी, और पीपल्स पार्टी ही इसकी मेज़बानी कर रही है, और सबसे बड़ा जो गिलानी ख़ानदान मुल्तान से, ज़ाहिर बात है इस जलसे की जो सारी ज़िम्मेदारी है वो गिलानी फैमिली ही उसको निभा रही है। एजाज़ुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह, सीनियर सियासतदान हैं। सज्जाद मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत किसी भी तौर पे इनको बर्दाश्त नहीं करती, एक आंख नहीं भाते ये लोग इमरान खान साहब, और वो नहीं चाहते कि इनके जलसे हो। लेकिन ये जो अभी सिचुएशन है 2-3 हफ्तों की, ये क्या मामूल की सिचुएशन है या गैर मामूली लग रही? नहीं, देखिए ये तो
बिल्कुल गैर मामूली इसका पेंडेमिक का जो जिस तरीके से ये दोबारा वबा फैली है, इसका एक्सट्रीम तो अभी आना है, और जिस हिसाब से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अनयूजुअल है, और इसमें एहतियात और जितनी भी एहतियात की जाए उतनी कम है। लेकिन आपने अभी अपोजिशन के तो सारे बयान दिखाए, लेकिन आपने गवर्नमेंट के नहीं दिखाए, जिसमें वो कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और देखिए दोनों साइडों की स्टोरी थी। या अगर अपोजिशन आज गलत है तो उस वक्त शायद गवर्नमेंट भी गलत थी। अब मैं ये समझता हूँ कि जलसे तो देखें मौलाना साहब ने सखर में भी किया, जमात इस्लामी ने भी 2 किए, गवर्नमेंट के असद उमर साहब भी गए, तादाद बड़ी या थोड़ी, लेकिन उसमें खतरा तो जी, सखर लाड़काना कल मौजूद। ठीक है, देखना ये है कि आया ये हुकूमत सिंसियरली पेंडेमिक की वजह से ये जलसा नहीं होने दे रही, या जलसा शायद उन तकारीर की वजह से नहीं होने दे रही जो कि अपोजिशन करती है। हाँ, क्योंकि उन तकारीर से बहुत ज़्यादा पाबंदी भी लगवा दी, लेकिन सोशल मीडिया पे और जलसों में रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते। तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं मैलाफाइडी गवर्नमेंट की नज़र आती है कि जलसा ना हो, और इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती की है। इसकी बजाय अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे को फोकस करती, सारे मिनिस्टर हजरात सुबह से शाम तक अपोजिशन को, आज वो फिगर्स भी बता रहे थे, ये हो गया, अगर गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन चलाती, लोगों को बताती कि ये एक जो नया सिलसिला इस पेंडेमिक का शुरू हुआ है ये बड़ा सीरियस है, वेदर भी, ठंड भी आ रही है, ठंड में ये ज़्यादा फैलता है, अवेयरनेस कैंपेन से हो सकता है लोग खुद ना जाएं। लेकिन जब आप कंटेनर खड़े कर देंगे, पकड़ दकड़, लोगों पे केसेस, लोगों को जेल, तो लोग रिएक्शन में जाएंगे, रिएक्शन में जाएंगे, और ये गवर्नमेंट को कभी सूट नहीं करता। गवर्नमेंट हमेशा अगर फर्ज कीजिए आप पाबंदियां ना लगाएं, कंटेनर खड़े ना करें, आप जलसा करने दें, और सिर्फ आप कैंपेन चलाएंगे जी आपको नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं आवाम को अपील करेंगे लोग पब्लिक सर्विस मैसेज चलाएं कि ये है प्रॉब्लम। और देखिए हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं है कि हम इतना बोझ खुदा ना खास्ता अगर ये बढ़ जाए तो वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी नहीं, हम लोग तो इक्विप्ड नहीं कर जाएं, हम सिस्टम चोक हो जाएगा जी। और अभी भी जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि इवन इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स फुल हैं, मतलब मैंने किसी को रिक्वेस्ट की, एक बेड नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो देखना यह है कि अवाम ने खुद देखना है, क्योंकि अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, अवाम की फिक्र किसी को नहीं है। दोनों इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं से वोट लेते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी भी जो फ्यूल का काम है वो अवाम से लेंगे, क्या आप आए, अच्छा ये कहेंगे ना, ईंधन की तरह आवाम को झोंका जाएगा अंदर, और अपने अपने मुफाद सबके। और किसी को अगर आवाम का ख्याल हो तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाते, हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते, गवर्नमेंट के पास फंड्स मौजूद हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दें कि ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक इस बार आया है ये पेंडेमिक, इसके सिम्टम पहले वाले से टोटली डिफरेंट है। हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग हों, मैसेज जाए, वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में ना जाएं, लेकिन जब आप जोर ज़बरदस्ती करके और सारा दिन मिनिस्टर हजरात टीवी पे आके अपोजिशन को जब कहते हैं तो उसमें थोड़ी सी मैलाफाइडी लगती है कि आप सिर्फ उनका जलसा इसलिए नहीं होने दे रहे कि शायद उधर तकरीरें बड़ी सख्त आपको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ठीक। और कुछ हल्के ऐसे भी हैं, स्टैब्लिशमेंट है, वो स्टैब्लिशिंग के खिलाफ तकरीरें करते हैं, वो भी कहते हैं कि ना हो। तो ऐसी सूरत में जो कि मेरा पहले से मौक़िफ़ यह था कि आपको अपोजिशन को बातचीत में एंगेज करके, बजाय इसके कि आप मीडिया के जरिए पैगामात भिजवा रहे जी ना करें, आप उनको टेबल पे बैठाते, असम्बली में बात करते, कोई अच्छा जो उस पे ये पॉइंट बड़ा अहम है, इस पे भी आगे चल के बात करते हैं कि एंगेज करना चाहिए था हुकूमत को, और बहरहाल जिम्मेदारी हर हुकूमत वक्त की है कि वो अपोजिशन को एंगेज करे। हुकूमत को जिद नहीं करना होती, अपोजिशन जिद्दी होती है, हर दौर में इमरान खान भी जिद्दी थे। एजाजुल हक साहब, सर क्या ऑप्शन है इस वक्त? यानी एक तो ये कल का जलसा है, इससे पहले जो पेशावर का जलसा था 22 नवंबर को, उससे पहले भी इसी तरह से शोर था कि खुदारा जलसा ना करें, ये तो हालात ख़राब होंगे, लेकिन अपोजिशन ने किया। अब कल फिर ये जलसा कर जाते हैं अगर, तो आगे फिर 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा है, फिर 27 दिसंबर को लाड़काना का जलसा है, तो अभी तो 2 और वो लाहौर में आपको पता है मुल्तान से ज़्यादा जारी बात है बड़ा शहर है, पर लाड़काना पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो दोनों जलसे बड़े जलसे होंगे। तो क्या हुकूमत इनको रुकवाने का कोई और रास्ता इख्तियार कर सकती है सिवाय इसके कि वो कंटेनर लगा दे, पुलिस और इस्टेब्लिशमेंट यानी इंतजामिया को इस्तेमाल करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ा एक सीरियस इशू है, हम इसको पॉलिटिक्स से ज़रा अलग रख कर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें 2-4 कोताहियाँ हुई हैं हुकूमत की तरफ से। एक ऐसा
पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जिसमें कि अपोजिशन ने जाने से इनकार कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, माजी के अंदर हम भी रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनती रहीं डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले लें, दीगर चीज़ें ले लें, उन पे आपस में आप बैठते रहे हैं, जिसमें अपोजिशन भी बैठी है, हुकूमत भी बैठी, अपना अपना मौका फ़र्क ने दिया है। लेकिन पोलराइजेशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपोजिशन इस नहज पे पहुंच गई है या उसको पहुंचा दिया गया है कि वो अब किसी किस्म का डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। एक फोरम ऐसा होना चाहिए था जहां पर बैठकर ये इशू डिस्कस करते, चाहे वो NCOC का प्लेटफॉर्म ले लेते कि वहाँ पर अपोजिशन को इंडक्ट कर देते, कि एक ऐसा वो बनाए थे जहाँ पर कि वो बैठकर इसको मॉनिटर करते और देखते कि एहतियात किस तरह करनी है। अब ये जो दूसरी लहर आई है, क्योंकि मैं इसको बड़ा करीब से मॉनिटर कर रहा था, पिछली दफ़ा भी मैंने देखा, एक तो हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर पिछली दफ़ा जो थी एक बड़ी सॉफ्ट सी लहर आई थी, यानी लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ, खांसी हुई, ज़ुकाम हुई, कोई इतनी अमवात नहीं हुई, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में तो फैसिलिटीज़ ही बिल्कुल नहीं है। आप साउथ पंजाब में चले जाएँ, किसी भी इंटीरियर के इलाके में चले जाएँ, अगर वहाँ किसी को खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ होगी तो उसको किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, और अमूमन लोग लाहौर की तरफ ही जाते हैं, या अगर इधर गिरतो नवाज से वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के तो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद आते हैं। इस लहर के अंदर एक तो ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है, दूसरी इसमें अमवात की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और पहले थे आपको 10, 12, 15 दिन लगते थे, आप रिकवर कर जाते थे। अब ये मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर आपको ये अटैक भी करता है, और उसके बाद आप बहुत से लोगों की मैंने देखा है भावलनगर जैसी जगह में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हारूनाबाद में, फोर्डाबाद में, कि जहाँ पर इतना किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ भी अभी बड़ी बहुत सी बात हो रही हैं। अब मसला ये है कि देखें, हम यहाँ पर तो एक इंसान के अंदर एक इंसानियत भी होती है। अब इसको हम कहें जनाब के जिस किस्म के बयानात देखने में आ रहे हैं कि जी जिसने आना है जलसे में आ जाए, जिसको मौत से डर लगता है वो ना आए, हम तो जलसा ज़रूर करेंगे, तो अब ये एक हटदर्मी और ज़िद पर उतर आए, और जिसका कोई मुझे तो कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा कि वो कहेंगे हमने जलसे करने और ये कहेंगे हमने जलसे नहीं करने, जबकि ये पेंडेमिक अगर बढ़ता गया खुदा न खास्ता, देखें अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, UK को देखें, सही है, इतने बड़े बड़े शहर, इतने एडवांस्ड मुल्क जहाँ की मतलब आप देखें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनकी कमर टूट गई है, वहाँ पर भी उन्होंने 2 दिसंबर तक लॉकडाउन किया हुआ, कमर टूट गई है, इकॉनमी तबाह हो गई है, और एक तरफ हम फिर रो रहे हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी है और कोरोना की वजह से मतलब बिजनेसेस में, और हुकूमत चाह रही है कि बिजनेसेस का लॉकडाउन भी ना हो। तो इसमें हर किसी को तावन करना चाहिए, आपस में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना चाहिए, बैठ कर ये देखना चाहिए। देखें आप जलसा करके तकरीर कर लेंगे, अच्छा, लेकिन आप हुकूमत को तो नहीं करा सकते। एजाजुल हक साहब, आप एक एजाजुल हक साहब, जो मोहसिन बेग साहब ने फरमाया कि हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, तो हुकूमत किस तरह एंगेज करे इनको? देखिए, एक तो मैंने आपको NCOC की बात बता दी, दूसरा एक और जो गलती हुई है जिसका मैं निशानदेही करना चाहता हूँ बरमला, कि देखिए अपोजिशन का तो काम है अपोजिशन करना, और हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से चाहे वो असेंबली का बॉयकॉट करें, चाहे वो जलसे जुलूस करें, हुकूमत को नहीं चाहिए था कि जवाब दर जवाब जलसे करते। यानी हाफिजाबाद में जलसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सही, स्वात में जलसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। बल्ला वज़ीर आज़म को कहा गया होगा, जनाब उनके जो मशीर है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मुझे पता है किसने कहा था कि नहीं जनाब आपकी तो पॉपुलैरिटी जो है वो इनको एक दफ़ा हम मजा चिखा देंगे। चूंकि आपने जिक्र किया है हाफिजाबाद और सवात का, तो मैं चाहूँगा सजाद मीर साहब से बात करें और ज़रा दिखाएं हाफिजाबाद में जो जलसा हुआ, जिसको अब हुकूमत कह रही थी तो जलसा नहीं था, ये तो सिर्फ वहाँ पे तरक्याती मंसूबों का ऐलान करने गए थे। अब ये आप खुद देखें, फैसला करें, क्राउड देखें आप, ये एक स्टेडियम है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं खिताब, ये देख लें आप, यानी अवाम का जम्मे गफीर है, खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। ये सवात का जलसा है, आप यहाँ पे देख लें, पंडाल बिल्कुल भरा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर के बैनर्स हैं, झंडे हैं, स्टेज बनाया गया है। भाई दुनिया की कौन सी वो संगे बुनियाद है जिसके लिए स्टेज, दीवारों पर लोग चढ़े हुए हैं, और स्टेज बनाने का मकसद और तकारीर होने का मकसद क्या है कि आप जलसा कर रहे हैं। अब ये चंद दिन पुरानी बात है, लेकिन ऐसी ढिठाई है हुकूमत की सज्जाद मीर साहब कि वो इसका सिरे से इनकार कर रहे हैं कि हमने तो जलसा ही नहीं किया। हमने
यहाँ असल यही मसला है। तमाम अहबाब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हुकूमत को कुछ ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए था और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपोजिशन को इंगेज करते। एक सीधी सी बात है, इस वक्त दो अलग अलग एक तरह से सिनेरियो चल रहे हैं। एक तो यह है कि हमने हुकूमत को हटाना है और ये प्रोग्राम हमने कोरोना से पहले बना लिया था। जब कोरोना ख़त्म हो गया था, एक तरह अपने एंड पे था, मामला काबू में आ गए तो उसको प्रोग्राम बनाया था। अब हुकूमत हमें डरा रही है और गुजरांवाला से डरा रही है, कोयटे में डराया इसने, कराची में डराया इसने, पेशावर में डराया इसने, अब कोरोना मुल्तान में आ गया है। गोया वो एक पूरा नक्शा बनाते हैं अपनी तरफ से लॉजिकल, मैं नहीं कहता दुरुस्त बनाते हैं, गलत बनाते हैं, कि हुकूमत उस शहर की फिक्र जो है, जहाँ उस शहर का नक्शा ज़्यादा ख़तरनाक तौर पर बयान कर देती है जहाँ जलसा होना होता है, खुद जलसे करती है। हाफजाबाद का, सवात का, जैसे कि आपने मिसाल दी, अभी असद उमर जो है वो इंटीरियर में जलसा करके आए, ठीक ठाक मजमा था उसका भी। आप अपनी एक्टिविटी से रुकते नहीं हैं तो किस, और दूसरी तरफ आपका रवैया ये हो गया है कि आपकी अखलाकियात ही ख़त्म हो गई है। यानी कि ये फरदौस आशिक अवान का ये कहना कि पोतों ने पार्सल कर दिया, कार्गो में पार्सल कर दिया दादी को, जो हरीसा और निहारी और पता नहीं क्या क्या पाए जो थे वो जहाज से आते थे, उन्होंने, भाई क्या आप क्या क्या रही हैं? किसी के इंतकाल और किसी की मैयत की इस तरह तस्दील तो नहीं करनी चाहिए इन अल्फाज में। यानी ये हमारा कल्चर ही नहीं है। चौधरी शुजात हैं, इनकी परवेज इलाही इनकी नहीं बनती नवाज शरीफ से, लेकिन इस मौके पर वो फ़ोन किया उन्होंने, वो खुद जाएंगे भी। अखलाकियात का तकाजा ये है कि अगर उन्हें महसूस हो कि चौधरी शुजात की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने फ़ोन की। ये एक हमारा एक कल्चर था भाई, इसको आपने तबाह कर दिया। अब आप हर तकरीर में कहते हो कि बात करें, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा। भाई क्या मतलब NRO नहीं दूंगा? साथ बात फौज को बदनाम करते जा रहे हैं कि हम और वो सेम पेज पे हैं, जो मैं कहता हूं वो करते हैं, कोई हमें इख्तलाफ नहीं है, फलां नहीं। ऐसा तारसुद दिया हुआ है कि इसलिए मजबूत है हुकूमत कि फौज उनके पीछे खड़ी है। अच्छी बात है, फौज को एक हमारी आईनी और कानूनी हुकूमत का साथ देना चाहिए, लेकिन अब जब बार बार सुबह शाम हर टीवी पर हर जगह एक ही बात करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपकी पार्लियामानी कमेटी में अपोजिशन ने अपने नुमाइंदे भेजने से इनकार कर दिया है तो ये अपोजिशन की बेवकूफ़ी तो होगी, जो भी कहना चाहे, लेकिन ये आपकी नाकामी है। सही है। उनकी तो बेवकूफ़ी होगी, आपकी नाकामी है। वो कहते हैं सारे मसले से हटना चाहते हैं, हम इन्हें इनका बोरिया बिस्तर गोल करना चाहते हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। और नक्शा भी ऐसा आ जाता है, खबरें भी ऐसी आ जाती हैं अंदर से कि हुक्म दे दिया गया है कि इस जलसे को हर सूरत में ख़त्म करना है, होने नहीं देना, वजह कुछ भी बयान की जाए। राइट। अच्छा, मुल्तान का जलसा बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिहाज से, लेकिन लाहौर का जलसा तो बिल्कुल ऐसा है कि ये नक्शा बदल सकता है। नक्शा बदल सकता है। सारी रुकावटें लाहौर गिलानी साहब के पास ये पैदा की जा रही है, गिलानी साहब क्योंकि उसके बाद तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि जिस पंजाब के जोर पर, सेंट्रल पंजाब के जोर पर इन्होंने हुकूमत बनाई कायम है, वहाँ वो उनके साथ नहीं है, इनकी जो है वो बेस खत्म हो रही है। अली हैदर गिलानी साहब 25 नवंबर को ये जो एक 25 नवंबर को गिलानी साहब स्पीकर नेशनल असेंबली ने पैदा हुआ है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल ठीक है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने कोरोना के ऊपर जो पार्लियामानी कमेटी है उसका इजलास बुलाया, जिसका एजाजुल हक साहब ने जिक्र किया, लेकिन आप लोगों ने कहा हम नहीं जाएंगे। आप इमरान खान के साथ 10 बातों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी गवर्नेंस पर इख्तलाफ करें, पॉलिसीज पर इख्तलाफ करें, लेजिस्लेशन पर इख्तलाफ करें, बिल्कुल ना चलने दें पार्लियामेंट, लेकिन कोरोना को इमरान खान का या अपोजिशन का तो नहीं है ना। कोरोना तो एक कुदरती आफत है और पाकिस्तानी अवाम उससे मुतासर हो रही है। तो आप तो खुद अपने लोगों की सिंपथीज आपके खिलाफ हो जाएंगी कि आप इतने नॉन सीरियस हैं कि आप ऐसे इश्यूज पे भी आके बैठने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तमाम पार्टिसिपेंट की बात बड़े गौर से सुनी है और बड़ी खामोशी से सुनी है। मैं चाहूँगा कि मेरी बात भी वो आप गौर से सुनेंगे। सबसे पहले तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोरोना की एक स्पाइक आई है पाकिस्तान में। हमने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। वो इसके साथ साथ जिस तरह ये जो गवर्नमेंट नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि एक अपोजिशन या पॉलिटिशियन इन जनरल एक विलन है और वो आवाम को उनकी लाइफ को एट स्टेक रख के जलसे कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब लीडरशिप आती है जलसे गांव में, जब वो जलसे करती है तो क्या लीडरशिप एक्सपोज नहीं होती कोरोना वायरस से? क्या
क्या मैं अगर अपने हल्के में पिछले 1 महीने से कन्वेंस कर रहा हूँ जलसे की, तो क्या मैं अफेक्टेड नहीं हो सकता? क्या मैं एक्सपोज नहीं हो रहा? नंबर 1। नंबर 2, एक ये बात मुझे समझ नहीं आती कि पेंडेमिक एक वाकई ही बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन पेंडेमिक से बढ़कर जब आपके राइट टू लाइफ, जब आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट टू असेंबल, फ्री स्पीच, वो यूज़र्प हो जाए, तो क्या हम पेंडेमिक के पीछे छुप जाएं? हम कहें नहीं पेंडेमिक आया हुआ है, हम ना निकलें आवाम के लिए, जहाँ आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, बिजली, गैस, अद्वियात की कीमतें आपके सामने हैं, लोग पिस रहे हैं, हम कहें नहीं कोरोना आया हुआ है, आप अभी पहले कोरोना से बच जाएं, फिर आपको हम इसमें रिलीफ देंगे। ये तो कोई मंतक नहीं है। अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइफ मैटर की मूवमेंट आई, वो बड़ा महज़ब माशरा समझा जाता है ना वेस्ट का, तो अमेरिका ने क्या, वो घर बैठ गए, उनका एक बंदा मरा था, उन्होंने कहा नहीं हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, उस मूवमेंट ने पूरे अमेरिका को अपने घेरे में लिया, पूरे अमेरिका में प्रोसेशन हुए। क्या पेंडेमिक के अंदर, तो क्या उन्होंने पेंडेमिक का सहारा लिया? अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ, उसके बाद रिजल्ट्स के ऊपर प्रोसेशन हो रहे हैं, उन्होंने पेंडेमिक का सहारा लिया। मुझे बताएं, पेंडेमिक का सहारा लेने के लिए क्या हम ये सिर्फ एक सिंपल सी गुजारिश है, क्या इमरान खान की फैशिस्ट गवर्नमेंट ने लोगों के राइट्स यूज़र्व किए हैं कि नहीं किए? राइट, आप यहीं से अपने आर्गुमेंट, जो अपना केस बिल्ड कर रहे हैं, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक, आपकी इजाजत से ब्रेक से वापस आता हूं, आप इससे बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हैदर गिलानी साहब, आपने इलेक्शन की बात की, बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी हुए, लेकिन इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन आप ये नहीं कर सकते कि अगर हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होगी तो आप फॉर दी इनडेफिनिट पीरियड जो है वो आप बगैर हुकूमत के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को चलाएं। इसी तरह कुछ और ऐसी हैं जो आइनी कानूनी बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की, जो रुक नहीं सकती, वो कोरोना हो या इससे भी कोई संगीन वबा आ जाए या आफत आ जाए। जलसा कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं है कि वो आज की आज ही करना है, वो कुछ दिन लेट भी तो हो सकता है। देखिए, जलसा किस लिए हो रहा है? अमीर, मेरी बात, जलसा किस लिए हो रहा है? जलसा इसलिए हो रहा है ना कि लोगों के राइट्स यहाँ पर उनको नहीं मिल रहा है। लोगों के जो राइट टू फ्री स्पीच है, राइट टू असेंबल है, राइट टू लाइफ यहाँ पे रिजर्व हो गया है। लोग आपको पता है कि कितने लोग इमरान खान की हुकूमत में बेरोज़गार हुए हैं? आपको पता है, जितना आपने फिगर्स पहले बताए कोरोना के केसेस के, अगर मैं फिगर्स बताऊं पर मंथ कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि ये जलसे जुलूस आपने पहले शुरू करने थे। दूसरी बात जो आपका बुनियादी सवाल था मेरे से, कि आपने इमरान खान से या इस गवर्नमेंट के साथ किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ के क्यों नहीं चीज़ें तय की, तो उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि हम जो अपोजिशन है, हम बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक अपोजिशन इमरान खान को मिली है, जो शायद हमें इतनी रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं मिली थी। हमने हर नेशनल इंटरेस्ट के इशू के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कशन की, लेकिन उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं होते थे, प्राइम मिनिस्टर गायब होते थे और कोई और लोग मीटिंग अटेंड करते थे। आपने देखा जब पुलवामा वाला हमला हुआ, जो केस हुआ, उसके ऊपर हमने पार्लियामेंट्री कमेटी मिली। उसके बाद जब गिलगित बल्तिस्तान की अभी रिसेंटली जो प्रोविजनल स्टेटस की बात हुई, उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी सारी पार्टीज़ की मिली। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि अब इमरान खान को हम अपना एक वज़ीर आज़म जो एक नुमाइंदा वज़ीर आज़म है, उसको हम वो वज़ीर आज़म नहीं समझते, क्योंकि वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में हमें इंगेज नहीं करता। जब वो अपोजिशन को रिकग्नाइज नहीं करता एज एन अपोजिशन, हम उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे रिकग्नाइज? अच्छा, एक और छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। एक और गिलानी साहब, देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो काबिले तसल्ली बख्श नहीं है, वो काबिल सताइश नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लोगों के अंदर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के बारे में गुस्सा मौजूद है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत कोई बहुत अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन या तो इन जलसों से इस माहौल में ये जलसे करने से हुकूमत चली जाए, तो आप 4 जलसे तो पहले कर चुके हैं, हुकूमत चली जाती। और अगर कल के जलसे के बाद भी हुकूमत नहीं जाती, तो फिर आप लाहौर का जलसा करने का कैसे जवाब पैदा करेंगे? तो या तो फिर आप इंतहाई कदम उठा देते ना, जो आपने जनवरी में उठाना था कि अब लॉन्ग मार्च उठ गया तो उठ गया, जब दस्ते कातिल उठ गया, अब हुकूमत गिरा के ही हटेंगे, फिर तो समझ में आता है कि भाई अब आप निकल पड़े हैं। ये जो स्लो पॉइजनिंग है, जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, वो इन हालात में। आपने एक सियासी वर्कर से बड़ा ये अच्छा और आसान सवाल पूछा है। मेरी बात सुने,
अगर हमारे इस प्रेशर से, इन जलसे जुलूसों से शायद इमरान खान घर नहीं जाता और वो आवाम को रिलीफ दे देता है, तो हम समझते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप इमरान, ये जो जलसे जुलूस हम करेंगे, हम इसमें इमरान खान साहब की इजाज़त नहीं हमें चाहिए। हमें जो आज की सिचुएशन है मुल्तान में, मुल्तान को एक बैटल ग्राउंड बना दिया इन्होंने। जिस तरह हमारे जो पार्टिसिपेंट मोहसिन साहब शुरू में फरमा रहे थे, पिछले 4 दिनों से तो यहाँ से मुल्तान में जलसा हो रहा है, पकड़ धकड़ कंटेनर लगाकर। आप ये समझें कि आप आवाम की आवाज़ को दबा लेंगे, तो जितनी आप दबाना चाहेंगे आवाम की आवाज़ तो उतनी बुलंद होती जाएगी। अब इमरान खान एक ऐसा काम कर रहे हैं इस मुल्क में, पोलराइजेशन, इजाज़ुल हक साहब फरमा रहे थे कि पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है और हमारा जो माशरा है, हमारा कल्चर सारा बदल गया है। तो इस सब का जो हमने तब्दीली करनी है, अगर हम सबको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम घर नहीं बैठेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, चाहे ये घर जाए या ना जाए, हमें अपना हक तो अदा करना है ना। हमने आवाम को मुंह नहीं दिखाना, हमने आवाम से वोट नहीं लेने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा आता हूं, जो हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है आपके खिलाफ, आप घर बैठे थे, वो भी जरा आवाम को बता देते हैं। कमिश्नर मुल्तान जो जावेद महमूद साहब हैं, उन्होंने इस जलसे के हवाले से क्या फरमाया, दिखाएं जी। इन्हीं के भाई हैदर गिलानी साहब के, पहले मूसा गिलानी साहब को पकड़ा इन्होंने, फिर उनको खैर बेल मिल गई, और अभी अली कासिम गिलानी साहब को 30 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जेल भेज दिया MPO 3 के तहत। और अब ये कमिश्नर साहब का आपने सुन लिया, तो ये तो अब और पोलराइजेशन जिसका पहले जिक्र किया एजाजुल हक साहब ने, और बढ़ेगी। देखिए, अपोजिशन को अगर आप इस तरीके से हैंडल करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। और ये जो टूल्स हैं, आप किसी को बंद कर दें 3 माह के लिए, 1 माह के लिए MPOs लगा के, या नज़र बंद कर दें, ये इनसे पहले भी बहुत सी गवर्नमेंट्स ने ये काम किया है। इमरान खान साहब ने खुद भी इसको फेस किया है। मैं समझता था कि ये बाकी हुकूमतों से या बाकी जो हुक्मरान हैं उनसे इनका वे ऑफ गवर्नमेंट ज़रा डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मशीनरी ऐसी है जो किसी भी हुक्मरान को उसी तरीके से काम करने पे लगा देती है जो खान साहब आप कर रहे हैं। मकसद ये है कि पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन जो है वो एक हिस्सा है पार्लिमानी जमहूरियत का। आपने असम्बलियों में उनके साथ जो रवैया रखा वो सबको पता है। आपने, हुकूमत ने असम्बली नहीं चलने दी, इसलिए वो लोग असम्बलियों से बाहर आके सड़कों पे आ गए। अब सड़कों पे जब वो आए हैं तो आपको इतराज़ हो गया, आपने उनको, अब आप चाहते हैं कि वो सड़कों पे भी ना आए, तो फिर अपोजिशन जाए कहाँ? एक तरफ आपने नैप को छोड़ा हुआ है, एंटी करप्शन को छोड़ा हुआ है, केसेस किए हुए हैं, रोज़ वारंट और रोज़ केसेस आ रहे हैं, तो अपोजिशन के पास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो अब बाहर निकला। देखिए, हमेशा मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मुल्क की और इस जो सो कॉल्ड जमहूरियत की ये लोग बात करते हैं, उसमें रास्ता देना पड़ता है। उनके केसेस या उन्होंने जो करप्शन की है वो नैप में चलने दें। आप सारा क्रेडिट भी नैप का खुद ले लेते हैं, और जो आप कहते हैं वो अगले दिन नैप ऐसे करके ऐसे भी करते हैं। आपने गद्दारी का मुकदमा भी। मकसद ये है कि आप तो खुद लड़ाई के मूड में हैं, आप खुद नहीं चाहते कि कंट्री में कि आपको चलने दिया जाए, नहीं चलने ना दिए, एक स्टेबल आप ये चाहते हैं कि पूरी अपोजिशन खत्म हो जाए। सही है, जो कि नामुमकिन सी बात है। मिर्जा यार अकेले भी, अगर ये सारे भी खत्म हो जाए तो कोई और निकल आएगा, खान साहब फिर भी नहीं करे। ये हो नहीं सकता, ये फंडामेंटली कभी हुआ नहीं है। मकसद ये है कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पहले हुआ नहीं करना चाहिए, और आप में और फर्क होना चाहिए ना, फर्क होना चाहिए। आपको वोट क्यों दिया फिर लोगों ने? तब्दीली के लिए, तो आपके रवैये वो तो नहीं चाहिए। अगर आपने भी वही काम करना था तो मेरा तो वोट जाया गया। कभी नहीं किया। एजाजुल हक साहब, देखिए, हुकूमत ये कह रहे हैं जी हमारा आईनी हक है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अवाम की आवाज़ बनना, लिहाजा हम निकलेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। हुकूमत कहती है अच्छा यूं है तो फिर यूं ही सही, हमारा भी आईनी हक है कि हम आपको रोकें क्योंकि आप कोरोना फैला रहे हैं और हम ऑर्डिनेंस लेकर आ चुके हुए हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती है। अब वो इनके खिलाफ अपना आईनी हक एक्सरसाइज करेंगे, ये उनके खिलाफ करेंगे, तो बीच में पिसेगा कौन? वो तो आम आदमी पिसेगा ना फिर। ये बिल्कुल सही बात है। देखें, अली गिलानी साहब ने अच्छी बात की उन्होंने, और मैं समझता हूँ हुकूमत को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी इससे अगर हुकूमत नहीं भी जाती और अगर रिलीफ मिल जाता है लोगों को तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हुकूमत को आज से नहीं, बहुत पहले से ये सोचना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि इकॉनमी पे कोरोना की वजह से बहुत प्रेशर है, बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ पे आया। हम तो एक छोटी सी इकॉनमी है। जब लॉकडाउन हुए एक्सपोर्ट्स पे अभी तो माशाल्लाह ठीक हो रही हैं,
लेकिन उसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्री पे लॉकडाउन के दौरान जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर रुपये पे प्रेशर आया, हमारी दीगर चीज़ों पे प्रेशर आया, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए था कि वो जो इतने प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इतने मतलब एहसास प्रोग्राम, ओल्ड एज प्रोग्राम, मतलब बैतुल माल ये वगैरह, चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। आप उसको एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं। आटा हो गया, दाल होगी, चीनी होगी, मतलब घी हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं। तो हुकूमत को चाहिए था कि हर दुनिया की हर कौम जो है, आप देख लें कि यूके में चले जाएं, घरों पे पैसे पहुंच रहे हैं, कनाडा में चले जाएं, घरों पे पैसे पहुंच रहे हैं, अमेरिका में चले जाएं, घरों में पैसे पहुंच रहे हैं। तो ये चाहिए था कि सब्सिडाइज़ करते, सब्सिडाइज़ करके तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देते कि जो लोग इस कदर बोझ तले दबे हुए हैं, और फिर एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए उनको चाहिए था कि कुछ ऐसा तरीका निकालते जिससे कि लोगों को रिलीफ मिलता। अब वजह जो ये है कि लोग ये इसलिए नहीं जा रहे कि एक तो महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से मतलब ऑपोजिशन को फ़ायदा हुआ है कि उनके जलसों में लोग जा रहे हैं, क्योंकि लोग इस वक्त तंग आए हुए हैं, सही हकीकत जो है, और लोग परेशान हैं कि हमारे लिए उनके पास कोई आउटलेट नहीं है। तो अब इस मामले में कि हम बिल्कुल हेड ऑन चले जाएं और कोई बीच में गुफ्तगू का ज़रिया ना हो और बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए, तो इससे फिर क्या नताइज निकलेंगे? इससे ये कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत अच्छी बात है जी, हमें बात करनी चाहिए। बात करने के बहुत से तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप, और ये अली गिलानी साहब ने, मेरे तो ये बेटों की तरह है क्योंकि इनके वाले साहब मेरे हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते रहे और बहुत साल हमने इकट्ठे पढ़ा है। तो ये बात कहना जी कि जो लीडरशिप आती है क्या वो एक्सपोज नहीं होती? ये हमारा ये ज़रूर गए होंगे लोगों के पास मोटिवेट करने के लिए कि आप जलसे में आए, लेकिन लीडरशिप जो आती है वो एक एहसार के अंदर आती है, वो स्टेज पे पहुंचती है, सोशल डिस्टेंस के जरिए वहाँ बैठते हैं, दूर से लोगों को हाथ हिलाते हैं, जो नीचे लोग होते हैं। बड़ी आम बात है कि आम आवाम का एक एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है जो मॉब का होता है, और लीडरशिप तो बहरहाल कंटेनर पे होती है। मीर साहब को आवाज़ नहीं जा रही थी, अब हमारे साथ कनेक्टेड है। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके लिए हमें जाना पड़ा, उसके बाद वापस आते हैं मीर साहब पर। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक ख़तरनाक बात कही है, दिखाएं जी। सजाद मीर साहब, ये तो टकराव वाली बात कर दी मौलाना साहब ने, यानी लीडरशिप को तो चीज़ों को काम डाउन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल यानी हेड ऑन हेड अगर वो कर रहे हैं तो आप भी जब ईंट का जवाब पत्थर से दें आप। वो ठीक बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला सूरत हाल ये पहुँच गई है कि अब आपने तय कर लिया है कि आपने हर सूरत हुकूमत का तख्ता उलटना है, क्योंकि हुकूमत आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म इनके साथ नहीं बैठे, किसी अहम बात में अगर फ़ौज के चीफ आकर भी आप वजाहत करते हैं तो आप वहाँ भी मौजूद नहीं होते। तो उनको ये यकीन आ गया है कि हुकूमत तो आपकी बात सुनेगी नहीं। वो समझती है कि आप तो पार्लियामेंट में बैठने के कोई हकदारी नहीं है, या सहल ही नहीं कि वहाँ बैठ के आपसे आपकी बात की जाए। ऐसी सूरत में अपोजिशन क्या करेगी? आप उसको सड़कों पे ले आएँ, जलसे जुलूसों पे ले आएँ, डंडे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और पकड़ के लोग ले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में तसादम ही हुआ करता है, यानी कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गैर मामूली बात है। सिर्फ बात नहीं है कि लीडर ने ये बात कह दी है कि तुम डंडा चलाओगे तो हम डंडा चलाएंगे। अल्लाह का शुक्र है इसके आगे की बात नहीं कही गई। अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ हमारी पुलिस ही इन्वॉल्व है इसमें, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई हैं। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए कि बात बात पर आप कहते हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ नहीं मिलेगा। अब वो जवाब में कह रहे हैं कि एनआरओ तो आपको नहीं मिलेगा। ये जो आप कोरोना के नाम पे जलसे ख़त्म करना चाहते हैं कि दरअसल एनआरओ है, वो हम नहीं देंगे आपको। लाहौर के जलसे के बाद हमें मालूम है असरात क्या होंगे, हम नहीं देंगे आपको। मैं नहीं कहता कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन एक बात में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि हुकूमत ने जिस तरह सिचुएशन को डील किया है वो डील करने का अंदाज नहीं है। अभी मैं, क्योंकि आवाज़ मुझे पूरी नहीं आ रही थी, किसी ने कहा था कि उनकी बातों पे एतराज़ नहीं है, उनके तर्ज़ हुक्मरानी पे एतराज़ है।
माजरत खा हूँ कि मुझे नहीं पता चला, ये ऐसे ही बीच में से एक फिक्रा मेरे कान में पड़ गया था, वरना आवाज़ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं आ रही थी, वरना ज़्यादा मैं बेहतरीन तौर पर इस सूरत हाल पर गुफ्तगू कर ये ठीक बात है। आपके एक से एक मुंह फट किस्म के लोग जो हैं वो आपने आगे कर दिए हुए हैं जी, और बाद में जवाब ये भी आता है कि उनसे खुश हैं हमारे वजीर आजम। सही है। अगर एक आदमी बड़ी फजूल बातें करता है, गुफ्तगू करता है, अच्छा। मेरे टैक्स से जी, एक तनख्वाह पाने वाला एक ऐसा शख्स जो मुंतखब भी नहीं है जी। और जिसका पुराना कैरियर भी पता नहीं क्या है, वो आके रोज एक तकरीर करता है, गुलाबी शर्ट पहनकर, काली ऐनक लगाकर और घास में बैठकर, सब्जादार में बैठकर या दो झंडे साथ लगाकर। कौन है वो? आप शहबाज गिल साहब की बात उसे क्या हक है किस तरह की बातें करता? जी मैं शहबाज गिल की बात करता हूँ। अच्छा, मेरे टैक्स से वो वहां पहुंचा हुआ है, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, वो वहां क्या उसका रिकॉर्ड रहा है, पढ़ाता रहा। तो अच्छा मीर साहब, मैं आपकी इजाजत से जरा कल का माहौल अब बनेगा क्या आखिरी लम्हात में, जरा मैं हैदर गिलानी साहब से पूछ लूं। गिलानी साहब, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि जी आएंगे, अगर रोकेगा तो फिर हम रुकेंगे नहीं और हम मुजामत करेंगे, तो कल फिर मुजामत हतमी ऑप्शन है, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि सब कुछ सील है, नहीं जाने देंगे। इस मीटिंग में मैं भी मौजूद था और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो वर्करों के साथ बदतरीन तशद्दुद हुआ है, इसकी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और PDM के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ही शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत की है, उसको कंडेम किया है और हमने ये इरादा किया है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। और चेयरमैन साहब ने ये भी ऑफ़र की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को, कि अगर वो चाहें कि कल मुल्तान के जलसे से वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो हम मुल्तान से लॉन्ग मार्च करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि, और मैं वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि हमारा जब जो पारा है ना वो यानी गिलानी साहब, ये तो बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, दोबारा जरा बताइएगा कि अगर ये जो आपका जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू होना था उसकी कॉल कल भी दी जा सकती है? अगर जो हमारा जनवरी में लॉन्ग मार्च शुरू होना था, हम क्योंकि हमें दीवार के साथ इतना लगाया गया है, हमारे साथ इतना बदतरीन क्रैक डाउन किया गया है हमारे वर्कर्स के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में तमाम वर्कर्स की लिस्टें बना के उनके ऊपर क्रैक डाउन किया गया है। और कल जो मुल्तान में ये फ़ज़ा इन्होंने बनाई हुई है, जो हालात मुल्क के ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, कोई बईद नहीं हो सकता है। चेयरमैन साहब ने ऑफ़र कर दी है, मौलाना साहब अगर चाहें कि कल मुल्तान से लॉन्ग मार्च की कॉल दें, हम मुल्तान से ही लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनफ इज इनफ, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हो गया जनाब। मोहसिन बेग साहब वो कह रहे हैं बस बर्दाश्त ख़त्म। देखिए, वो मैं पहले ही कह रहा था कि अपोजिशन को आप रास्ता नहीं दे रहे। हाँ। जब आप किसी को रास्ता नहीं देते तो नेचुरली आप उनको तसादम की तरफ लेके जाते हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कि कल अपोजिशन जीतती है या गवर्नमेंट जीतती है। मुझे एक बात पता है अमीर, कि मेरा मुल्क हार जाएगा, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, लोगों के जो हालात हैं, जैसे अभी सब दोस्तों ने जिक्र किया, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग बेचारे अपना घर नहीं चला पा रहे, गवर्नमेंट को फ़िक्र नहीं है। इजाज़ुल हक साहब ने फरमाया कि जी सब्सिडीज़ दे गवर्नमेंट ने तो सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं। आप देखिए, रोज़ बिजली महंगी, रोज़ गैस महंगी, रोज़ पेट्रोल महंगा, अभी ये फिर पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं परसों। तो मकसद ये है कि लोगों का तो जीना दोभर हो गया। उस ऐसे हालात में अगर अपोजिशन बाहर निकलती है तो मैं समझता हूँ कोई उम्मीद नहीं कि लोग उसमें शामिल हों, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप देखिए कि जो हुई थी उसकी जो उन्होंने अभी रिपोर्ट निकाली, उसमें एक उन्होंने बात निकाली है कि जब सारी सब्सिडीज़ इजिप्ट में ख़त्म कर दी गई, और मेरे ख्याल में ये गवर्नर साहब भी उस वक्त IMF प्रोग्राम का हिस्सा थे वहाँ पे इजिप्ट में, वहाँ से ये अरब स्प्रिंग शुरू हुई और देखिए क्या हाल हुआ। 32 साल पुरानी रजीम भी गई और बहुत से मुल्क उसकी लपेट में आ गए जी। खान साहब को और खान साहब की गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस माहौल को ठंडा करें, बजाय इसके कि आप लड़ाई पे उतर आएँ। या आप ही के लोग हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का हो या तहरीक इंसाफ का, या अना नहीं होनी चाहिए हुकूमत। अना नहीं, देखिए अना ने इस स्टेज पे लेके आया। हाँ। अगर आप अपोजिशन को अपोजिशन समझ के अंगेज रखते, असेंबली के अंदर रखते, आप बिल पास करवाते, आप चीज़ें इस्लाहात लाते, उनको एक ड्यू कोर्स रिकग्नाइज करें, गिव एंड टेक जिससे कहते नहीं, देखिए गिव एंड टेक भी ना करें, लेकिन अपोजिशन इसी पब्लिक से वोट लेके, जाहिर बात है, इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है, असेंबली में हिस्सेदार है इस निजाम की, तो आप उनको रिकग्नाइज करें, उनको एंगेज करें, उनके साथ बात करें, बजाय इसके कि आपने उनको ताने दे के
करप्शन के और सारे और उनको सड़कों पे निकाल दिया। डिफेंसिव इतना कर दिया है तो अब उनके पास चॉइस कोई आप नहीं। भुगते फिर। अच्छा एजाजुल हक साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि जी भुगते हैं आप, अब ये जो कर दिया आपने उनका अशर, तो अब वो जवाब तो ऐसे ही देंगे। दूसरा ये बता दें कि अब यानी या तो हुकूमत ही कह दे कि जी ठीक है कोरोना सब कुछ भाड़ में जाए, लोग बीमार हो जो भी हो, आप कर लें जलसा, लाहौर भी करें, जहां भी करना है, 50,000 बंदा बुलाएं, 50 लाख बुलाएं, करें आप, अब देख लेंगे बाद में, फिर आप जिम्मेदार होंगे। हाँ देखिए ये किसी कहीं तो मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, वरना तो बेग साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि ना उनका नुकसान होगा ना हुकूमत का नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा और पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा अगर मज़ीद इंतशार फैलेगा तो अगर ये अपोजिशन इतनी इंतहा पे जाना चाहती है तो फिर इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है और वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर दें, अपनी सिंध की हुकूमत ख़त्म करें, अपनी सेंटर में अपने इस्तीफ़े दें और जहाँ जहाँ इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो कि PDM के साथ हैं। अब मसला तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब असम्बली में नहीं है मेरी तरह, चकजई साहब असम्बली में नहीं है और नवाज शरीफ साहब भी असम्बली में नहीं है, मरियम भी असम्बली में नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हम असम्बली में आ जाएं और इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाएंगे हमारे उतनी जल्दी हमें मौका मिल जाएगा। इस मौके की तलाश में हम कहीं मुल्क का नुकसान ना कर बैठें या जमहूरियत का नुकसान ना कर बैठें। राइट। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े पिछले 5 साल हुकूमत ने पूरे किए, उससे पिछले 5 साल हुकूमत ने ये भी 5 साल अब हम आकर यहाँ पर इस नहज पर कहीं तसलसल टूट ना जाए। बिल्कुल सही है। लास्ट कमेंट सजाद मीर साहब से। अगर सजाद मीर साहब कोई रास्ता तो निकालें। सजाद मीर साहब, क्या फिर एक तो हुकूमत ये कहे कि जी नहीं हम आईनी हाथों से रोकेंगे, हम किसी भी सूरत में ये कोरोना फैला रहे हैं हम नहीं फैलाने देंगे। दूसरा ये हुकूमत कहे कि जी ठीक है आप करें, फिर भुगतेंगे, सारी कौम भुगतेगी, जब बीमार होंगे लोग, आपके लोग भी बीमार होंगे, हमारे भी होंगे, पर ठीक है देखी जाएगी। असल में ये दो पैरेलल लड़ाइयाँ हैं जो इकट्ठी हो गई हैं और इकट्ठी होकर इनकी शक्ल बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। दो दरिया मिल रहे हैं और हमें समझ नहीं आती कि ये गदला पानी और ये नीला पानी एक कैसे होंगे और एक बन के कैसे आगे चलेंगे। बस ये हम दुआ कर सकते हैं। देखें ना, वो कहते हैं कि जनाब ये अपना एहतजाज ख़त्म करें, वो वरना लोगों की जानें ख़तरे में होंगी, जल्द से ख़त्म करें। वो कहते हैं जी हुकूमत घर जाए ताकि लोगों की जानें बचें। ये सारा जब नैरेटिव यहाँ तक पहुँच जाए, कौम डिवाइड हो जाए बाकायदा 2 हिस्सों में, जिस तरह अमेरिका में हो गई थी या मुख्तलिफ जगहों पे हो गई थी, तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हुआ करती है। लेकिन वो यही कहते हैं इलेक्शन हर जगह होते हैं, गिलगित तो बल्तिस्तान में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। बल्कि एक ईरान में तो उस वक्त भी हुए थे जब बम के धमाके जो थे और सैकड़ों लोगों को की जान ले ली थी उन्होंने। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि सियासत को चलने दें और इन चीज़ों को अलग से डील करें और करें। और अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है इनका रुकना, तो अपनी एक्टिविटी भी रोकें। राइट। जब तक ये बहुत अहम चीज़। अगर आप उनको नसीहत कर रहे हैं तो पहले अपनी प्रेसिडेंट और मिसाल कौम के सामने रखते, ऑपोजिशन को शर्मिंदा करते कि देखें हम तो 2 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, आप क्यों बाहर निकल आए। आप सबसे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मोहसिन बेग साहब, अली अदर गिलानी साहब, सजाद मीर साहब और एजाजुल हक साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।